न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो। बीते साल में आपकी जो कामनाएं अधूरी रह गई, वो इस वर्ष पूर्ण हो। शांति, खुशहाली और विश्वास से भरे नए साल के लिए मेरी ओर से अनंत मंगल कामनाएं। कोसली विधानसभा क्षेत्र से मेजर डॉक्टर टीसी राव, जो ग्रामीण उत्थान विकास भारत निर्माण संस्था के साथ जो है लगातार पिछले कई सालों से यह सक्रिय हैं और क्षेत्र की राजनीति में भी अहम योगदान उनका माना जा रहा है। तो अभी जिस तरीके से उनकी सक्रियता राजनीति के अंदर बढ़ी है, उसी को लेकर आज हम न्यूज वॉइस के साथ जो डॉक्टर टीसी राव से बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण को आगे बढ़ाने का एक जो बीड़ा उठाया है, उसको लेकर अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर डॉक्टर टीसी राव। डॉक्टर साहब बताएंगे किस तरीके से आपने ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण संस्था को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया? 2000 में मैंने प्री मेजर रिटायरमेंट लिया। ठीक 2001 7 मई को मैंने जाटवाड़ा स्टेशन पे बीडीओ ऑफिस के सामने अपना पहला ग्रामीण उत्थान केंद्र खोला। खोलने का उद्देश्य मेरा क्या था, वहां पे एक लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, युवाओं के लिए इंफॉर्मेशन, खास करके रोजगार के लिए मैंने उपलब्ध करवाई। मेरा एम था पूर्व सैनिकों को और युवाओं को रोजगार देना, और आप यकीन मानना मैं बहुत कामयाब हुआ। उसके बाद में एक के बाद में एक मैं सेंटर खोलता गया और आज मेरे 12 ग्रामीण उत्थान केंद्र चल रहे हैं कोसली हलके के अंदर। शुरुआत करेंगे हम जाटूजाना से। कोसली, नाहड़, फतेहपुर, डडोली, लिसान, मंदोला, गुरावड़ा, पालावास, कुमरोदा, ये मेरे सेंटर, शहादत नगर आज मेरे सेंटर चल रहे हैं, जिससे युवाओं को, पूर्व सैनिकों को, महिलाओं को बहुत फायदा हो रहा है। मैं नारनौल क्षेत्र में, महेंद्रगढ़ में, अटेली में, गाजियाबाद में, पूरी एनसीआर में मैंने अपनी एक्टिविटीज शुरू कर रखी। वहां पे मैंने अपने विंग्स बना रखे अलग अलग, और वहां से मुझे इनपुट आ रहा है। मैं अपने बलबूते पे आज तक मैंने कहीं से एक पैसे का कहीं से सहयोग नहीं मांगा है, ना लिया है। इच्छा है समाज सेवा करने की, उसमें मैं जुड़ा हूं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 4 साल से आप लगातार सक्रिय हैं, तो बात की जाए आगे की, 2019 का चुनाव अभी आपके सामने है, तो किस नजरिए से देखते हैं कि किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं पिछले 19 साल से कांग्रेस का सदस्य हूं। मैं एक्स सर्विसमैन कांग्रेस का चेयरमैन भी रहा हूं लगभग 9 साल। हर इलेक्शन में मैंने काम किया है। अभी मेरा जो विचार है, अपनी पार्टी से लड़ूंगा, वो कांग्रेस पार्टी। किसी कारण अगर कांग्रेस से मुझे कोई बीच में रोड़ा बन जाए, और जिसका मैं 1% मान रहा हूं केवल पॉसिबिलिटी, तो मेरे पास में अपना अल्टरनेटिव है, उससे हम चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव मैंने 200% लड़ना है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से रामपुरा हाउस का कोसली क्षेत्र में अब तक दबदबा रहा है, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के जो मंझले भाई हैं राव यदविंदर सिंह, वो वहां से लगातार विधायक भी चुने गए हैं, उसके बावजूद किस तरीके से आप उनको फाइट कर पाएंगे? और अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलती है, तो आगे किस तरीके से मैदान में डटे रहेंगे? मेरे को राजनीति में लाने वाले कैप्टन अजय यादव हैं। 2000 हरियाणा की राजनीति में 2003 में चौधरी भजन लाल जी अध्यक्ष हुआ करते, वो मुझे चाहते थे। जाटूसाना से मैं इलेक्शन लड़ूं, जहां से राव इंद्रजीत सिंह एमपी बनने के बाद में सीट खाली हो गई थी। भजन लाल जी ने कहा कि राव इंद्रजीत को आप मनाओ, मैं उनसे मिला, उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, अब समय आ गया है। 2009 में मैंने प्रयास किया, लेकिन ये बड़े घराने, एक छोटे जो कर्म में यकीन करता है, उस इंसान के रास्ते में आते ही रहे हैं। इस बार मैंने अपना सब कुछ लगा रखा है। मैं नहीं समझता किसी भी सूरत में ये टिकट मेरे सिवाय किसी को दे पाएंगे। राव यदविंदर की बात करते हैं, राव यदविंदर 10 साल 3560 दिन विधायक रहे कोसली से। एक गांव में 35 मिनट भी नहीं थी। मैं जमीन जमीन पे, चप्पे चप्पे पे जाकर के लोगों से मिला हूं, लाखों लोगों से मिला हूं। मैं अपनी कोई जीवन दुख हाल जाना है मैंने। हर आदमी उनको यातनाएं देता है कि क्या
जरूरत थी ऐसे आदमी को विधायक बनाने की आज से, जो कोई काम नहीं कर सकता, लोगों के दुख दर्द में शामिल न हो सकता हो। 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी भी वो कभी किसी के दुख दर्द में, किसी की तकलीफ में, उनका ना यहाँ पे वोट है, ना उनके पास में 1 इंच जमीन है, ना वो इस माटी के रहने वाले हैं, वो तो पैराशूटर हैं। उनको कांग्रेस कैसे टिकट देगी? बहुत नेताओं से मेरी बात हुई, सब लोग बोलते कि नहीं, इस बार या राव यदविंदर को न दे करके नए चेहरे को, क्योंकि वो जो राजस्थान का फॉर्मूला, एमपी का फॉर्मूला से भी बाहर हो गए। वो 40,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे पिछली बार। डॉक्टर साहब, दिल्ली कांग्रेस में भी आप सक्रिय रहे काफी समय तक, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के साथ भी आपने काम किया, लगातार सक्रिय रहे हैं, अभी उनको अध्यक्ष बना दिया गया है, तो आगे किस तरीके से आप कांग्रेस में किस नजरिए से देखते हैं? कांग्रेस ने मुझे चाहा था, जब आम आदमी पार्टी ने सेकंड इलेक्शन लड़ा, कि मैं दिल्ली कैंट से इलेक्शन लड़ूं, पर कुछ दिन के लिए 3-4 साल में थोड़ा सा आउट हो गया था। मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शीला दीक्षित से आज सुबह ही मिला हूं मैं। शीला दीक्षित जी बहुत सम्मानीय है, बहुत ऊर्जावान है। आज मैं वहां माहौल देखा उनके घर पे, देखने लायक था। उन्होंने मुझे कहा कि राव साहब, अब कंधे से कंधा मिला के काम करना है। उनको पता है कि मैं हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर पूरा भरोसा जताया कि राव साहब 16 तारीख को मैं विधिवत तरीके से अपना चार्ज ले रही हूं, आपने प्रोग्राम में आना है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस आने वाले लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में, मैं चाहता हूं कि सारी 7 की 7 सीटें वो लेके आएगी, क्योंकि इस बार शीला दीक्षित आयरन लेडी इसको कहेंगे हम। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद में अगर कोई कांग्रेस में हुई है वो शीला दीक्षित जी है, और उनके नेतृत्व में बहुत लोग जुड़ेंगे। अभी आने वाले समय में क्या होता है, और भी कुछ हमारी बातें हुई है, वो खुलासा मैं बाद में करूंगा समय आने पर। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जींद में चुनाव होने जा रहे हैं, बात की जाए 2019 का चुनाव सामने है, तो किस नजरिए से उस चुनाव को देखते हैं, और आगे क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आप कोसली विधानसभा क्षेत्र से अपनी नैया पार लगा पाए? जींद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने, राहुल जी ने बहुत कर्मठ, एजुकेटेड और जो बहुत ही एबल हैं कांग्रेस के अफेयर्स को आज तक देखते हैं, उनको वहां पे चुना है, चौधरी रणदीप सुरजेवाला को। उनका नॉमिनेशन था, मैं वहीं पे था। मंडे को फिर जा रहा हूं मैं उनके साथ में, 3 दिन उनके साथ काम करूंगा। पूर्व सैनिकों का आह्वान करूंगा कि वो कांग्रेस के फेवर में वोट दे। मुझे जिम्मेवारी दी गई है डॉक्टर अशोक तंवर साहब ने, जो अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, कि राव साहब पूर्व सैनिकों को मोबिलाइज आप करो, पूरे हरियाणा में आप मोबिलाइज करो। मैंने अपना प्रयास शुरू कर दिया है, कुछ लिटरेचर तैयार की है। जो 4 साल में हरियाणा में, क्या पूरे देश के अंदर पूर्व सैनिकों को जिस तरह से निरादर हुआ है, सेवारत सैनिक के बॉर्डर्स पे उनका निरादर हुआ, अधिकारियों का निरादर हुआ है, उसको पूर्व सैनिक बहुत गुस्से में लिए हुए हैं। और मुझे उम्मीद है आने वाले लोकसभा चुनाव में और आगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में गुस्सा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं जमीन में उतर गया हूं पूर्व सैनिकों को आह्वान करने के लिए, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए तुम्हारे सामने ये किया गया है। डॉक्टर, जिस तरीके से देखा जाए, ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण एक संस्था आपने गठन किया हुआ है, लगातार कई सालों से आप सक्रिय भी हैं, और उसके बावजूद दूसरी तरफ आपके पास सब कुछ है। पूर्व सैनिकों के लिए भी काम किया आपने, शिक्षण संस्थाओं के लिए भी काम किया, बच्चों के लिए भी काम किया, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो है राजनीति में आप सक्रिय हो रहे हैं? ना थके है पैर, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है बदलाव का, इसलिए सफर जारी है। मुझे जब मैं स्कूलों में यहाँ पे पिछले 4 साल से जा रहा हूं, एक एक स्कूल मैंने छान लिया, यहाँ का क्या समस्या है एजुकेशन सिस्टम में हमारे में। मेरी एक इच्छा है कि एक बार इलेक्शन जीतूं और फिर शिक्षा मंत्री बन करके इस प्रदेश के शिक्षा स्तर को बढ़ाऊं। मैं दिल्ली के अंदर जाकर जब हम देखते हैं, बहुत मैंने अध्ययन किया है वहां के सिस्टम का, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर शिक्षा मंत्री के इन्वॉल्वमेंट यहां रहेगा शिक्षा स्तर को बढ़ाने में, तो यहाँ के देखना प्राइवेट स्कूलों के जाने के बजाय बच्चे सरकारी स्कूलों में आएंगे, वहीं से एनडीए में, वहीं से मेडिकल में, वहीं से आईआईटी में बच्चे सिलेक्ट होकर जाएंगे। यहाँ का सिनेरियो चेंज कर देंगे हम एजुकेशन का। ये मेरा एक जज्बा है, इच्छा है मेरी। अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे पास 20,000 एम्प्लॉय मेरी कंपनी में, बहुत काम है मेरे पास में, लेकिन एक इच्छा है समाज के लिए कुछ करने की, समाज को लौटाने की। जो समाज ने हमें इतनी अच्छी शुभकामनाएं देकर के आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, बिजनेस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सब जगह। तो मेरा प्रयास है युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को, पूर्व सैनिकों को, किसानों को
किसानों के लिए भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। सरकार ने बहुत जल्द आवारा पशुओं के ऊपर लगाम लगाने के लिए समिति बनाई है। बहुत जल्द बिजली भी उनको देगी। इनके प्रेशर है सरकार के ऊपर मेरा कि सरकार किसानों को पेंशन दे 5,500 रुपया पर मंथ। ऋण माफी से बात नहीं बनने वाली है। किसान का भी हक है देश के हर संसाधनों में उनको आवास के लिए उनके आवास ये अलग अलग क्षेत्र डेवलप किए जाए, उनके बच्चों का एजुकेशन अलाउंस दिया जाए, उनको प्रोविडेंट फंड दिया जाए, किसानों को उनको हाउस रेंट दिया जाए। वो भी तो घर में रहते हैं, उस पर पैसा खर्च किया उन्होंने। जब एक कर्मचारी को सरकार दे रही है तो उनको क्यों नहीं? ऐसी ऐसी मांगे लेकर के मैं डीसी साहब से मिला, मैं मीडिया के सामने रख चुका हूं, मैं लोगों को शिक्षित कर रहा हूं। अभी हाल ही में मैंने आज ये पेपर लिखा है, जल समस्या और समाधान। हमारे क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू कैनाल जब आई थी बहुत आशाएं थी, चौधरी बंसीलाल के बदौलत लोगों ने गुन गाए थे, लेकिन आज वो नहर केवल पीने के पानी में तब्दील करके छोड़ दी है। सब जितने भी नाले थे टूट गए हैं, माइनर्स में सूखा पड़ा हुआ है। बहुत लंबा स्टडी किया है मैंने। बहुत जल्द मैं न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा आर्टिकल लेकर के आ रहा हूं जल संसाधन के ऊपर। किसानों की समस्याओं के लिए मैं बहुत गंभीर हूं। बुजुर्गों के लिए 14 तारीख आ रही है, हम जाएंगे, हर जगह जाएंगे, बुजुर्गों से मिलेंगे, हर गौशाला में जाकर हम 14 तारीख को दान करेंगे। यहाँ पे ऐसे भी नेता हैं जो संक्रांत के दिन गौशाला में जाकर के हाथ हिला के आगे कि नहीं हम चंदा नहीं देते हैं। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। तो 14 तारीख को सभी गौशाला में जाएंगे। हर वर्ग के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने हजारों बच्चों को मैंने रोजगार दिलवाया है। गुड़गांव सिटी बस में ही 300 बच्चों को लगवा चुका हूं और अब भी लिस्ट जारी है। रोज मेरे घर पे बुधवार और शनिवार के दिन खासकर 70 से 80 कभी 100 लोग मुझसे मिलने आते हैं। उनको वहीं पे शाम को उनको एक एक आदमी को संतुष्ट करके भेजता हूं मैं। उनकी समस्याओं को सुनता हूं, पूर्व सैनिकों की समस्याओं को, वार विडोज की समस्याओं को। सरकार से भी मैं बहुत पीछे पड़ा हुआ हूं कि हर वार विडो को, जो कारगिल के पहले के जो हमारे शहीद हैं, उनके परिवार को 50 लाख रुपए, घर में एक नौकरी, उनकी स्टैच्यू लगवाई जाए और उनके नाम पे स्कूलों का नामांकन हो। अब बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा मैं कई मुख्य मुख्य मार्गों के नाम भी रखवाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहा हूं, जिसके लिए खासकर राजा कौशल देव चौक एंड राजा कौशल देव मार्ग, गुडियानी से कौशली रेलवे स्टेशन तक। तो अभी डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने बताया कि टिकट नहीं भी मिली तो भी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है चुनाव लड़ने के लिए, उसके बावजूद अगर बात जनाधार की जाए, पिछले 4 सालों से आप लगातार सक्रिय हैं, तो क्या माना जाए कितना जनाधार और किस तरह का जनाधार आपके पास अभी मौजूद है जिसके दम पर आप ये इतने बड़े दावे कर रहे हैं? कोसली हल्के में ये सैनिक बाहुल्य एरिया है। इसमें 14,000 पूर्व सैनिक है और 6600 इसके अंदर जो सेना में आज सेवारत हैं। अब संख्या 20,000 की हो गई, गुणा 3 60,000। अगर पूरे सैनिक भी मेरे साथ लगेंगे मेरी तो जीत निश्चित है। उसके बाद में मैं कौशलिया गोत्र से संबंध रखता हूं। इस क्षेत्र में 36,000 वोट कौशलियों की है। मेरी मदर खोला गोत्र से है। खोला लोगों की भी यहाँ पे जो खोला गोत्र से संबंध रखते लगभग 19,000 वोट है। आप अंदाजा लगाइए, मैं तो एक यहाँ पे बेंचमार्क कायम करूंगा। इस क्षेत्र में आज से पहले इतनी लंबी लीड लेकर कोई जीता ही नहीं होगा। वो मैं इतिहास रचने वाला हूं। आज मैं अकेला हूं बिकॉज आई एम डूइंग यूनिक सर्विसेज। अकेला हूं क्षेत्र में जो आज काम कर रहा हूं। बाकी सब बरसाती मेंढक है, टिकट लेकर के मैदान में आएंगे। तब तक मैं अपना सफर बहुत लंबा तय कर चुका हूंगा। मेरा 18 घंटे रोज, महीने में 30 दिन, एक मिनट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं 4 साल से एक दिन के लिए भी बाहर नहीं गया हूं। अपने हल्के के लोगों के साथ जुड़ करके काम कर रहा हूं मैं। जनता पुकारने लग गई है कि अब की बार टीसी राव, अब की बार टीसी राव। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे न्यूज वॉइस पे ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण संस्था के संयोजक, क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी मेजर डॉक्टर टीसी राव, जिन्होंने बताया कि अगर पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो लगातार वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और क्षेत्र में चुनाव जीत करके दिखाएंगे और एक जीत का परचम फहराएंगे।